हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, आई होप यू परफेक्ट देयर एंड डूइंग डेडली स्टडी। सो आज हम फिनिश करेंगे हमारा अप्रैल 2024 का थर्ड एंड फोर्थ वीक का नेशनल का पार्ट सेकंड। तो नेशनल का पार्ट वन हम कवर कर चुके हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो जाके आप लेक्चर देख सकते हो यूट्यूब पर। और थर्ड एंड फोर्थ वीक का अभी हम फिनिश कर रहे हैं कंबाइंड। और विद इन 6 to 7 डेज हमारा पूरा अप्रैल मंथ कंप्लीट हो जाएगा। और इसकी नोट्स पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल होगी। तो कृपया करके आप में से कोई भी स्टूडेंट अपना टाइम नोट्स बनाने में मत लगाइएगा। यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों का नाम गिवन है, या फिर आप सिंपली पीपीटी में इसको टैप कर सकते हैं। आपका टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल दोनों ओपन हो जाएंगे। या फिर आप टेलीग्राम सर्च ऑप्शन में जाकर @rightapproach_YouTube सर्च करना, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां पर आप ज्वाइन कर लेना। ऐसे ही @rightapproach_banking। तो अब हम शुरू करेंगे हमारा लेक्चर आज का और देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी। सो ये हमारी न्यूज फर्स्ट शुरू होती हुई है, और ध्यान से समझना, अटेंशन पूरा आपको लेक्चर पे लगाना है। ठीक है, आपके लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चर को ध्यान से समझ के फिर आप पीपीटी के थ्रू इसका रिवीजन करना, जो कि आपको टेलीग्राम पर चैनल में और ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। फिर इसकी नोट्स पीडीएफ आपको सेम डे मिल जाएगी, तो उसको भी आप लर्न एंड रिवाइज करना और नोट्स मत बनाना। और जितना भी आपको कंटेंट सेंड हो रहा है वो सब नोट्स की फॉर्म में हो रहा है, उसका डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल के याद करना शुरू कर दो। अब यहाँ पर हमारी फर्स्ट न्यूज कह रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स, तो ये हमारा एक डिपार्टमेंट है। तो ये इसने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल। अब ये इंटीग्रेटेड पेंशन पोर्टल है क्या, डिटेल में देख लेते हैं इसको हम। सो डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पब्लिक वेलफेयर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन कह सकते हो आप, या फिर पेंशनर्स कह सकते हो, कुछ भी कह लो, बात सेम ही रहेगी। सो DOPPW ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंतर्गत आता है, इन्होंने लॉन्च किया है इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल। ठीक है, ये याद रखना। और किसका? बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक, यानी कि इन्होंने ऐसे कुछ बैंक्स है जिन्होंने इनको कंबाइंड कर दिया, और उन सब का एक ही पोर्टल रहेगा पेंशन वाला। तो वही कह रहा है ये कि अभी बैंक ऑफ इंडिया को इसमें इंक्लूड कर दिया गया है टू इंटीग्रेट द पेंशन पोर्टल्स of all 17 pension disbursing banks with integrated pensioners। यानी कि टोटल कितने बैंक्स हैं? 17 बैंक हो चुके हैं इंटीग्रेट पेंशन पोर्टल्स के। तो ये नाम याद रखना कि बैंक ऑफ इंडिया को अभी इसे इंक्लूड किया गया है, और टोटल 17 बैंक्स हैं जिनको पेंशन पोर्टल पर इंटीग्रेट कर दिया गया है, यानी कि इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये हमारी न्यूज थी, और इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्लाइड सेम न्यूज की। अब देखो, टोटल 5 बैंक ऐसे हैं स्टैंड इंटीग्रेटेड टू प्रोवाइड सर्विस फ्रॉम अ सिंगल विंडो, यानी कि एक सिंगल विंडो रहेगी जिससे ये 5 बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। कौन कौन से बैंक हैं, इनके नाम याद रखो। एक SBI है, एक बैंक ऑफ इंडिया है जो कि अभी हमने रीड किया, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, देन पंजाब नेशनल बैंक है, एंड कैनरा बैंक है। देखो, टॉप PSBs में हमारा SBI आता है, ऐसे याद रखो। सेकंड पे हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा आता है, थर्ड पे हमारा कैनरा बैंक आता है, देन थर्ड पे हमारा PNB आता है, देन फोर्थ पे कैनरा बैंक आता है, एंड पांचवें बैंक ऑफ इंडिया आता है। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। और इन सबको किस पोर्टल से जोड़ा गया है? भविष्य पोर्टल है। ठीक है, याद रखना, भविष्य, हिंदी में लिख देता हूं। तो भविष्य पोर्टल है, इसके साथ इन सभी बैंक्स को जोड़ा गया है। और ये जो भविष्य पोर्टल है, ये बेसिकली ट्रैक करता है किसको? ऑनलाइन पेंशन सैंक्शंस और पेमेंट को। ऑनलाइन कौन कौन सी पेंशन दी जा रही है, क्या क्या पेमेंट की जा रही है पेंशन में, वो इस पोर्टल पर पूरा ट्रैक होता है, देखा जाता है। बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO कौन है? तो रजनीश कर्नाटक जी हमारे CEO एंड MD है। तो नाम याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। हेडक्वार्टर मुंबई में है। और टैगलाइन रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। तो टैगलाइन भी याद रखो, क्या है? रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग।
ये हमारी न्यूज फिनिश होती हुई। अब चलते हैं दूसरी न्यूज पे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने असाइन किया है, यानी कि दिया है क्या, स्टेटस, कौन सा, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर, ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस है, वो दिया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। अब हम न्यूज देखते हैं, इसकी न्यूज क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर हमारे श्रीमती निर्मला सीतारमन जी है, तो उन्होंने एईओ स्टेटस यानी कि ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर स्टेटस प्रोवाइड किया है, दिया है जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को। याद रखना, जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर को। और जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में ही ये एशियन स्टार, कौन सा, एशियन स्टार, यहां पर देखो इमेज में भी गिवन है ये वाला। सो एशियन स्टार एक पहला ऐसा रेसिपिएंट बना है जो कि डायमंड एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करता है। कौन सा, एशियन स्टार, जिसको एईओ स्टेटस मिला है। तो पहला रेसिपिएंट बना है एशियन स्टार। अब ये दो बातें हमने कंबाइंड कर दी। अब देखो तीसरी बात, जो हमारा ये ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम है, ये 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो याद रखो 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया था पहली बार। और ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, कस्टम्स डिपार्टमेंट। कस्टम्स होते हैं ना कि बाहर का सामान जब इंडिया में आता है तो उनका पूरा जो एक चेकिंग वगैरह होती है, उसका डिपार्टमेंट होता है ये, कि कौन सा सामान आयात आयात या फिर निर्यात हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो वो सब संभालते हैं कस्टम्स डिपार्टमेंट। टोटल 20 कंपनियों ने अप्लाई किया था इसके अंदर, तो ये डेटा भी याद रखना। टोटल 20 कंपनियां थी जिन्होंने अप्लाई किया था एईओ स्टेटस के लिए, जिसमें से एशियन स्टार पहला रेसिपिएंट बना है और डायमंड एंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चर करता है। और साथ में ये जो ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर प्रोग्राम है, ये एक वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन का सेफ फ्रेमवर्क है, उसके अंतर्गत आता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज को। और ये क्या करता है, ये बेसिकली सप्लाई चेन की सिक्योरिटी को देखता है और एक लेजिटिमेट ट्रेड, यानी कि जो कानून के दायरे में आए, गैर कानूनी ना हो, तो उसके दायरे में जो ट्रेड हो सकता है वो सब देखता है, उसको हम कहते हैं सेफ फ्रेमवर्क। अब हमारी थर्ड न्यूज आती है। अब यहां पर एक पैनल बनाया गया है 7 मेंबर्स का, कितने का, 7 लोगों का, जिनके हेड होंगे वी के सारस्वत जी। वी के सारस्वत इनके हेड होंगे पैनल के। और ये क्या करेगा, ये एक लेजिस्लेटिव मेजर्स, यानी कि एक सही तरीके से क्या क्या हम स्टेप ले सकते हैं किस चीज के लिए, ऑप्टिमल एंड साइंटिफिक माइनिंग। तो देखो बेसिकली माइनिंग के लिए हमको क्या क्या प्रोविजंस या फिर प्रोटोकॉल्स लेने चाहिए और सही तरीके से हम कैसे माइनिंग कर सके, उसके रिगार्डिंग ये पैनल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा। और 7 लोगों का पैनल है, चेयरमैन है वी के सारस्वत जी, तो याद कर लेना। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पैनल 7 मेंबर्स का स्टैब्लिश किया है। याद रखना 7 मेंबर्स, कंफ्यूज मत होना, जिनको वी के सारस्वत यानी कि विजय कुमार सारस्वत जी हेड करेंगे, इनके चेयरमैन है। और ये पैनल लॉ बनाएगा और ये लॉज जो है वो प्रोवाइड करेंगे कि कैसे हम एफिशिएंट माइनिंग कर सकते हैं, किन चीजों की, क्रिटिकल मिनरल्स की। क्रिटिकल मिनरल्स वो होते हैं जो कि बहुत कम पाए जाते हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, देखो, जो कि फाउंड इन लिमिटेड क्वांटिटीज। ठीक है। अब ये जो प्रोविजंस या फिर जो कानून गवर्नमेंट को देंगे, ये एंश्योर करेगा, यानी कि ये इस चीज को बताएगा कि कैसे हम साइंटिफिक माइनिंग कर सकते हैं डीपली एम्बेडेड मिनरल्स की, जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, डायमंड हो गया। तो ये सब ऐसी चीजें हैं, लाइक जब इसकी माइनिंग करते हैं तो काफी नीचे जमीन में ये चीजें पाई जाती है। तो साइंटिफिक तरीके से कैसे इसकी माइनिंग कर सकते हैं और क्या क्या कानून या फिर प्रोविजंस, स्टेप्स हमको ध्यान में रखने हैं। अब इसी न्यूज की नेक्स्ट स्लाइड है। देखो 2023 के अंदर, यानी कि लास्ट ईयर की बात हो रही है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई ने 5.9 मिलियन टन, नाम इसका जो डेटा वो याद रखना, 5.9 मिलियन टन्स
लिथियम डिपॉजिट इन्होंने ढूंढा था कहां पर, सलाल हैमाना, ये एक जगह है जो कि जम्मू कश्मीर में आती है। ये आप यहाँ पर जगह देख रहे होंगे नीचे इमेज में, ये वो जगह है। तो सलाल हैमाना जम्मू कश्मीर में जगह है जहां पर जीएसआई यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5.9 मिलियन टन का लिथियम डिपॉजिट फाइंड किया था। और गवर्नमेंट ने बेसिकली 30 क्रिटिकल मिनरल्स की एक लिस्ट जारी की थी लास्ट ईयर, जिसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट जो कि मैं आपको बता रहा हूं, जो कि आप ध्यान रखना, नियोबियम है, टेंटेलम, टाइटेनियम, जिरकोनियम, कैडमियम एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो इतना ध्यान रख लो बस। और कितने हैं टोटल, 30 क्रिटिकल मिनरल्स। तो डेटा याद रखना, 30 क्रिटिकल मिनरल फाइंड आउट किए थे। तो हमारी न्यूज खत्म हुई, अब चलते हैं अगली न्यूज पे। सो भारतीय सरकार ने, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूवल दी है किसको, एक प्रोडक्ट है जो कि इफको, हमारा इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये मैन्युफैक्चर करेगा। और क्या है वो प्रोडक्ट, नैनो यूरिया प्लस। तो नैनो यूरिया प्लस ये प्रोडक्ट है जो कि अब अगले 3 सालों के लिए इफको मैन्युफैक्चर करेगा, ये याद रखना। यूरिया बेसिकली फसल में डाला जाता ताकि जो भी पेस्टिसाइड्स वगैरह है, कीड़े वगैरह है, वो ना लगे, उनसे छुटकारा रहे और फसल हमारी बची रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ही करेगी ये काम, ऑब्वियस सी बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने नोटिफाई किया है एक नया प्रोडक्ट जो कि है नैनो यूरिया लिक्विड 16 जिसको बोलते हैं, और जिसको हम नैनो यूरिया प्लस भी बोलते हैं। तो अगर एग्जाम में दोनों में से कुछ भी आ जाए तो दोनों ही ठीक है, नैनो यूरिया लिक्विड 16 या फिर नैनो यूरिया प्लस 16। क्यों, क्योंकि इसमें 16% की नाइट्रोजन की क्वांटिटी है, इसलिए इसका नाम 16 रखा गया है। ये मैं आपको बता देता हूँ, अब आपके लिए आसानी रहेगी याद करने में। तो नैनो यूरिया लिक्विड 16% नाइट्रोजन, जिसको हम नैनो यूरिया प्लस बोलते हैं, ये है। और ये मैन्युफैक्चर करेगा अगले 3 सालों के लिए। कब से, 15 अप्रैल 2024 से 15 अप्रैल 2027 तक। इफको, इफको क्या है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर करेगा। ये इमेज में आप देख रहे हो, यही वो बोतल है इफको नैनो यूरिया लिक्विड की, जिसमें 16% नाइट्रोजन मिलाया गया है। 16% नाइट्रोजन है, राइट। और अब हम चलते हैं इसकी अगली स्लाइड पे। तो नैनो यूरिया प्लस एक नया वर्जन है नैनो यूरिया का, प्लस लगा दिया खाली बस, बाकी तो सेम ही है। और ये लिक्विड फॉर्म में है, ये याद रखना, लिक्विड फॉर्म में है, जिसमें 16% नाइट्रोजन कंटेंट है। और इसकी जो पीएच वैल्यू है वो 4 से लेकर 8.5 है, 4 to 8.5 इसकी पीएच वैल्यू है, तो ये भी याद रखो। और नैनो यूरिया प्लस का जो प्रोडक्शन है वो कहां कहां पर होगा, इफको के प्लांट में। अब देखो, ये इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड जो है, इसके प्लांट है जहां पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो 3 प्लांट है, एक प्लांट है कलोल जो कि गुजरात में एक जगह है कलोल, तो याद रखना कलोल कहां पर है, गुजरात में है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग होगी। प्लस उत्तर प्रदेश के 2 प्लांट है, एक है औनला और दूसरा है फुलपुर। तो औनला और फुलपुर, इन दोनों में भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग या फिर प्रोडक्शन होगा। तो 3 प्लांट हो गए, एक गुजरात का हो गया कलोल और 2 यूपी के हो गए औनला और फुलपुर। इफको के चेयरमैन काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो, दिलीप संघानी जी इनके चेयरमैन है। और जो इनके सीईओ और एमडी है, इफको के सीईओ और एमडी, वो कौन है, उदय शंकर अवस्थी। उदय शंकर अवस्थी इनके एमडी और सीईओ है। तो चेयरमैन हमारे अलग हो गए दिलीप संघानी जी, और सीईओ एंड एमडी आप इनको यूएस अवस्थी भी बोल सकते हैं या फिर आप उदय शंकर अवस्थी भी बोल सकते हैं। और इफको का हेडक्वार्टर, काफी बच्चे गुजरात बोलते हैं बट ऐसा नहीं है, न्यू दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर, तो याद रखो न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है न्यूज में से, तो ऐसी जो न्यूज होती है जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं तो ध्यान से सुनना, सिर्फ सुन के कान से मत निकाल देना, याद भी करना है आपको, रिवाइज भी करना है। अब 5वीं न्यूज चलते हैं, अगली न्यूज पे। तो SJVN यानी कि सतलुज जल विद्युत निगम,
इन्होंने इनोग्रेशन किया है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज क्यों? क्योंकि यहाँ पर हीट एंड पावर दोनों का यूज होगा। और यहाँ पर ये ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो कि 1500 मेगावाट का है, जिसका नाम है नथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। नथपा झकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि हिमाचल प्रदेश झकरी में है। ये पूरी न्यूज है। तो सतलुज जल विद्युत निगम ने इनोग्रेट किया है इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो कि 1500 मेगावाट का है, जो कि कहां पर है? झाकरी, हिमाचल प्रदेश में है। उसका नाम क्या है प्लांट का? नथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन। तो ये सब याद रखना। और ये जो प्रोजेक्ट है ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है, तो उस प्रोजेक्ट का पार्ट है। और सतलुज जल विद्युत निगम की जो चेयरमैन एंड एमडी है वो कौन है? गीता कपूर। देखो, कभी भी सीएमडी लिखा होता है उसका मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, तो ये अलग चीज होती है। यानी कि इनको दोनों पोस्ट दे दी गई है, तो चेयरमैन भी और एमडी भी है। तो गीता कपूर नाम याद रखो। अब चलते हैं हम अगली न्यूज पे। सो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। इन्होंने नवरत्न स्टेटस दिया है दो कंपनियों को, जो कि पहले मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी थी। कौन कौन सी? IREDA, इरेडा यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, एक इसको मिला है। दूसरा हुडको यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इन दोनों को नवरत्न स्टेटस दिया है और एट प्रेजेंट 19 नवरत्न इंडिया में है। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था एक नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी को भी दिया था नवरत्न स्टेटस, वो 17th थी और ये दोनों को मिलाकर टोटल 19 हो चुकी है। अब ये जो इरिडा है, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, काफी न्यूज में रहती है तो इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका जो एसेट्स है मैनेजमेंट में टोटल, वो कितना है? 59,600 करोड़। इसको भी थोड़ा ध्यान रखना, जो कि 27% से ग्रो हुआ है। और इरिडा में जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है वो 75% की है, यानी कि 75% स्टेक IREDA में है इंडियन गवर्नमेंट के। और ये जो IREDA है ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, इसको भी ध्यान रखो। और इसका काम है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान करता है, किस चीज के लिए? रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए जो भी होते हैं। अब ये जो हमारी हुडको है, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यही है ना इसकी फुल फॉर्म? हाँ, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हुडको। ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाओ। एग्जामिनर हो सकता है आपसे ये ना पूछ ले कि ये जो हुडको कंपनी है जिसको नवरत्न स्टेटस दिया गया है वो कौन सी मिनिस्ट्री संभालती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउसिंग है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ही संभालेगी। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्लस मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो हमारे यूनियन मिनिस्टर है जो कि संभालते हैं, वो कौन है? RK सिंह, राजकुमार सिंह। इसको याद रखो। मिनिस्ट्री ऑफ पावर एज वेल एज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी राजकुमार सिंह संभालते हैं। हरदीप सिंह पुरी हमारे जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और साथ ही साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस भी संभालते हैं, तो ये भी याद रखो। और टोटल 19 नवरत्न कंपनी है। और ये जो आप इमेज में देख रहे हो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये। इसका टोटल कितना बजट बनाया गया था, कितने बजट में बिल्डिंग बनाई गई थी, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ अगर आपको मालूम है तो। नहीं पता तो कोई इशू नहीं है, कभी लेक्चर में हम बता देंगे। और अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। तो यहां पर अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन, ADIF, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया है IIT गुवाहाटी के साथ, जो कि असम में है क्योंकि गुवाहाटी असम का कैपिटल है। तो IIT गुवाहाटी के साथ ADIF, अलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन ने कोलैबोरेशन किया है। किस चीज के लिए? एंटरप्रेन्योरशिप एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट टू टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स।
मेनली स्टार्टअप्स के लिए कोलैबोरेशन किया है कि कैसे हम इनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। HSE यूनिवर्सिटी जो कि हमारी रशिया की है, तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी कंट्री की यूनिवर्सिटी है HSE जिसने कोलैबोरेशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, किस चीज के लिए, लार्ज रिसर्च हब इन दिल्ली यूनिवर्सिटी को सेटअप करने के लिए। तो वो रशिया की है HSE यूनिवर्सिटी, जिसमें ये पार्टनरशिप करेंगे, कोऑपरेशन करेंगे टू ऑपरेट अ लार्ज रिसर्च हब, एक बड़ा रिसर्च हब बनाएंगे, कहां पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस में, ये याद रखो। अब चलते अगली न्यूज पे, 9th न्यूज पे, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, फ्यूचर ऑफ रिसोर्स, ध्यान से सुनो। सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने अप्रूव किया है एक्सपेंशन, एक कमेटी है जो कि बनाई गई थी टू लुक इनटू प्राइसिंग रिफॉर्म्स फॉर ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस, यानी कि भाई मेडिसिन वगैरह जो होते हैं, जो ड्रग्स वगैरह होते हैं मेडिसिन के लिए जो यूसेज में आते हैं, तो ड्रग्स एंड मेडिकल डिवाइसेस के लिए क्या क्या प्राइसिंग रिफॉर्म्स होनी चाहिए, क्या क्या प्राइसिंग रेंज होनी चाहिए, उस कमेटी का एक्सपेंशन किया है और उस एक्सपेंशन को अप्रूवल दी है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आती है। तो याद रखो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्माक्यूटिकल हमेशा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आएगी। अब इस कमेटी का जो मेन एम है, ऑब्जेक्टिव है, काम है, वो क्या है कि एक बैलेंस प्रोवाइड करना बिटवीन प्राइसिंग एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, यानी कि उनकी प्राइसिंग में और वो अवेलेबल भी होनी चाहिए, उस रेंज में उसका प्राइस हो और उसकी अवेलेबिलिटी हो कि कभी भी उसकी जरूरत पड़े लोगों को तो वो चीज अवेलेबल की जाए, हो सके। और काफी इंपॉर्टेंट मेडिसिन वगैरह होती है उनके लिए है। और साथ ही साथ में ये जो कमेटी है ये इंसेंटिव भी प्रोवाइड करेगी, मतलब इनका एक रिफॉर्म बनाएगी इंडस्ट्रीज को इनकी फास्टर ग्रोथ और एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे, आर्मेड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज AFMS, देखो आर्मी का एक मेडिकल सर्विसेज बोर्ड होता है जिसको हम कहते हैं आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, उसने कोलैबोरेशन किया है 2 IIT के साथ, एक IIT दिल्ली है और एक IIT कानपुर है। अभी हमने न्यूज पढ़ी थी जिसमें IIT गुवाहाटी का ADIF के साथ कोलैबोरेशन था स्टार्टअप्स के लिए, और अब हम पढ़ रहे हैं IIT दिल्ली और IIT कानपुर का कोलैबोरेशन है आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के साथ, जिसमें ये रिसर्च और डेवलप करेंगे इनोवेटिव मेडिकल डिवाइसेस को आर्मड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज के लिए, जो कि हेल्थ इश्यूज ऑफ सोल्जर्स को एड्रेस करेंगे। आर्मी के जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहां पर लगाए जाएंगे बेसिकली। अब 11th न्यूज पे आते हैं, काबिल यानी कि खनिज विदेश लिमिटेड, ठीक है, ये ऋतिक रोशन की मूवी का नाम नहीं है काबिल, काबिल मतलब है खनिज विदेश लिमिटेड। तो इन्होंने कोलैबोरेशन किया है CSIR NGRI के साथ। अब ये क्या है, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NGRI से नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली खनिज विदेश लिमिटेड ने काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेशन किया, जिसमें ये जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए पार्टनरशिप करेंगे, यानी कि कैसे कैसे जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या प्रोविजंस, टूल्स, टिप्स एंड टेक्निक्स वगैरह जो होनी चाहिए वो सब ये अप्लाई करेंगे और कोलैबोरेशन करेंगे। अब हम चलते हैं अगली न्यूज पे। सो 12th न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है और सेकेंड लास्ट या फिर लास्ट न्यूज है हमारे लेक्चर की, देख लेते हैं। तो इसरो ने, यानी कि यहाँ पर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हमारा साइंटिफिक रिसर्च विंग है इंडिया का, तो इसरो ने एक सैटेलाइट डाटा रिलीज किया है जो कि एक्सपेंशन बताता है किसका, ग्लेशियल लेक्स का। ग्लेशियल लेक्स कौन सी होती है, जो कि हमारे माउंटेन्स होते हैं ना, हिमालयन माउंटेन्स, वहां से जो बर्फ पिघलती है और जो उसका पानी बनता है उसको हम बोलते हैं ग्लेशियल लेक्स, जो कि बेसिकली मीठा पानी की लेक्स होती है। तो उसका एक्सपेंशन हुआ, यानी कि उसमें बढ़ावा हुआ है और
ऑफ इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन्स। ठीक है, अब हम चलेंगे इसकी न्यूज में। सो इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक लॉन्ग टर्म सैटेलाइट इमेज रिलीज की है जो कि कवर करता है इंडियन हिमालयन रिवर बेसिन्स को। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इमेज में, ये नीचे जो रिवर्स है ये है हिमालयन रिवर्स, और ये जो डेटा है पूरा ये 1984 से लेकर 2023 तक का है। तो लगभग देखा जाए तो 31 ईयर्स का डेटा है। अब इस पूरे डेटा में इन्होंने ये बताया है कि 27% से ज्यादा जो ग्लेशियल लेक्स है वो एक्सपेंड हुई है 1984 से लेकर अब तक। यानी कि एज एन एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि अगर 1000 ग्लेशियर लेक है तो लगभग 270 से ज्यादा जो ग्लेशियर लेक्स है वो एक्सपेंड हुई है 1984 से। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, इसको याद मत करना। ठीक है, अब देखो, अमंग द 2431 लेक्स यानी कि 2431 जो ग्लेशियर लेक है जो कि लार्जर है 10 हेक्टेयर से ज्यादा, यानी कि 2431 लेक जो कि 10 हेक्टेयर से ज्यादा है और जो कि 2016 से 17 में आइडेंटिफाई की गई थी। ठीक है, ये वाली लेक्स टोटल, इनमें से 676 यानी कि 676 कितनी 676 ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंड हुई है, यानी कि इंक्रीज हुई है, उसका साइज बढ़ा है 1984 से डाटा के कंपैरिजन में। अब यहां पर देखो ये कुछ इमेज है, अगर आपको शायद समझ में आए ठीक से। यहां पर पहले ये जो आप इमेज देख रहे हो ना, ये 1989 की इमेज है। यहां पर जो ग्लेशियर लेक का एक एग्जाम्पल है, इमेज सैटेलाइट जो है इसकी, ये लेवल इंक्रीज होके एकदम नीचे जाओ आप, यहां पर इतना एक्सपेंड हो गया है, ये देख रहे हो आप। तो कितना ज्यादा एक्सपेंशन आया है उस ग्लेशियर लेक के अंदर, उसी के बारे में बात हो रही है। तो लगभग 31 साल का डेटा है 1984 से लेकर 2023 तक का, और 676 ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंड हुई है टोटल 2016 और 17 में, जो 2400 कुछ लेक्स फिगर आउट की गई थी जिनका साइज 10 हेक्टेयर से ज्यादा है। ये पूरा डेटा याद रखो। अब यहां पर ये लास्ट स्लाइड है हमारी लास्ट न्यूज की। ग्लेशियर लेक मेनली 4 टाइप की होती है। अब देखो एग्जामिनर पूछ सकता है इस न्यूज से कि कितने टाइप की ग्लेशियर लेक्स होती है, आपको पता होना चाहिए। एक होती है मोरेन डैम्ड, तो मोरेन डैम्ड एक टाइप हो गया हमारा। दूसरा आइस डैम्ड, ठीक है, मोरेन आइस। तीसरा इरोजन, एंड चौथा अदर जो ग्लेशियर लेक्स होती है। ये हमारी टोटल 4 टाइप हो गई। पहली है मोरेन, दूसरी है आइस, तीसरी है इरोजन और चौथी है अदर्स। फाइन। अब अगर हम देखें कि जो ये 676 लेक्स थी जो एक्सपेंड हुई थी, कि कौन सी ऐसी लेक थी जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुई थी, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो मोरेन, जो हमारी मोरेन डैम्ड लेक्स है, सबसे ज्यादा एक्सपेंड ये हुई है फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे इरोजन, थर्ड पे अदर्स एंड फोर्थ पे आइस। तो रैंकिंग भी आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना मोरेन, इरोजन, देन अदर एंड देन आइस। अब ये जो जब हमारा ग्लेशियर मेल्ट होता है तो जो इसकी वाटर बॉडीज होती है वो जब बनती है उसको हम कहते हैं ग्लेशियर लेक्स, जो कि फ्रेश वाटर सोर्स रहता है हिमालयन रिवर्स का। तो ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर नेशनल की कंप्लीट 3rd एंड 4th वीक की पार्ट 1st एंड पार्ट 2nd में कवर न्यूज हो चुकी है कंप्लीट नेशनल की। हमारा अगला लेक्चर जो रहेगा वो आरबीआई एंड बैंकिंग पे रहेगा, जो कि हमारा 2 पार्ट्स में रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी न्यूज ज्यादा है। अगर मैं एक पार्ट में करवाऊंगा तो ये 1.5 घंटे के आसपास जाएगा और इतना आप देख नहीं पाओगे, ऊब जाओगे। तो बेटर है मैं इसको 2 पार्ट में बनाऊं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। स्पेशली
अप्रैल 3rd and 4th वीक में आरबीआई की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, एज वेल एज बैंकिंग की भी कुछ काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है, स्पेशली आरआरबी पीओ में और आरआरबी क्लरिकल में 100% आने के चांसेस है। अप्रैल मंथ से 4 से 5 न्यूज तो आएगी ही आएगी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए अप्रैल मंथ काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करो, रिवीजन करो। 0.25 काफी होता है मेंस में डिस्क्वालीफाई करने से, एज वेल एज फाइनल में डिस्क्वालीफाई करने के लिए 0.01 भी काफी होता है। और ये तो 4-5 नंबर की बात हो रही है, तो इन पे एक एक नंबर आपका इंपॉर्टेंट है। वो करंट अफेयर्स में टॉप करना है, हमको 40 में से 30 का स्कोर करना है, ये हमारा टारगेट है करंट अफेयर्स में, आरआरबी पीओ में, एज वेल एज आरआरबी क्लरिकल में। 30 से कम आपका स्कोर नहीं आना चाहिए किसी भी कीमत पे। आपको नोट्स पीडीएफ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको पूरी क्रीम निकाल के दे रहा हूँ, जो एग्जामिनर चाहता है कि आप पढ़े, बट बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चे 300-400 पेज की कंपाइलेशन के पीछे भागते रहते हैं, वीडियोस देखते हैं, फिर खुद के नोट्स बनाते हैं, उसमें टाइम खराब करते हैं। मैं आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ, नोट्स की पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ, जो आपको सिर्फ प्रिंट आउट निकालना है या आप ऑनलाइन भी रीड कर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करो, बार 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 रिवीजन करो। बाद में क्विज भी लेके आऊंगा मैं, और आप सबका एक्सीलेंट और टॉपर्स में स्कोर करवाऊंगा। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी लेक्चर्स और नोट्स पीडीएफ शेयर करना, उनको भी बताना, उनका भी भला होगा, आपका भी भला होगा। तो अच्छा करोगे तो अच्छा भी होगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बैंकिंग और आरबीआई के 2 पार्ट्स में लेक्चर रहेंगे। सो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्यूचर ऑफिसर्स। और जिन्होंने अभी तक नेशनल की पार्ट 1st and 2nd वीडियोस नहीं देखी, वो जाके देख लेना यूट्यूब पे। और आरआरबी पीओ मेंस की स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है और मेंस में +20 की लीड जनरेट करनी है तो जरूर देखो। तो मिलते हैं जल्दी सी, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ाई करो, एक्सक्यूज मत दो, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन सब चीज को अवॉइड करो, छोड़ो, बस मेहनत पे ध्यान दो। सो स्टडी हार्डर एंड सी यू सून।